ओके, वी स्टार्ट अवर लेक्चर। आज हमने स्टार्ट करना यूनिट नंबर 14, जिसका नेम है काई स्क्वायर एंड कॉन्टिजेंसी टेबल्स। ठीक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ये सबसे पहले इसकी डिफाइन को कि काई स्क्वायर होता क्या है। काई स्क्वायर इसको बेसिकली टेस्ट के नाम से कहते हैं। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हमने बहुत सारे टेस्ट किए थे, जी टेस्ट किया था, टी टेस्ट किया था, तो इसी तरह हम काई स्क्वायर टेस्ट भी करते हैं। ठीक है। जैसे हमने जी टेस्ट किया था, टी जी टेस्ट किया मैम। था, काई स्क्वायर टेस्ट हम करेंगे। उसकी डिफाइन जरा देख लेते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट है क्या। सब फर्स्टली हम देखेंगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। फर्स्ट फार्मूलेटेड बाय हेल्मर्ट। सबसे पहले इसको जो फार्मूलेट किया था वो किया था हेल्मर्ट ने। ठीक है, उसका नेम है, एमसीक्यूज आ सकता है। एंड देन डिवेलप्ड बाय कार्ल पर्सन। और इसको डिवेलप जिसने किया था उसका नेम था कार्ल पर्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है। या ये आ सकता है कि किसने फार्मूलेट किया था सबसे पहले का स्केयर को, तो वो आता है हेल्मर्ट का नाम। अगर पूछा जाता है कि डिवेलप किसने किया था का स्केयर टेस्ट को, तो वो उसका नेम है कार्ल पर्सन। Chi-square test is a non-parametric test not based on any summary values of population। अब ये हमारे पास क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, मतलब इसमें पॉपुलेशन की बात वगैरह नहीं की जाएगी। ठीक है। और नॉट बेस्ड ऑन समरी वैल्यूज, मतलब पॉपुलेशन की वैल्यूज आपको नहीं दी जाती हैं इसके अंदर। ये हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है। द टेस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज। अब ये टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज कब किया जाता है? ठीक है, व्हेन डाटा आर इन फ्रीक्वेंसीज। जब डाटा हमें किस में दिया जाए? फ्रीक्वेंसी में दे दिया जाए। हमें डाटा की फ्रीक्वेंसीज दे दी जाए तो हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को। सच एज द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज इन टू और मोर कैटेगरीज। अब उन फ्रीक्वेंसी हमने टेबल दिए जाए, उनके रिस्पॉन्सेज के हमारे पास रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, और उस रिस्पॉन्सेज की वन और मोर कैटेगरीज अगर आ जाएं, तो उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। वही पहले वाली बात क्लियर, जैसे में पहले पॉपुलेशन पैरामीटर्स दिए जाते थे, अब हमें वो नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आएगा इट कैन बी यूज विद जी एनी मैम। डाटा विच कैन बी रिड्यूस टू प्रोपोर्शन और परसेंटेज। जब भी परसेंटेजेस या प्रोपोर्शन की बात की जाएगी तो हम किसी भी किस्म का डाटा यूज कर सकते हैं इसमें। काई स्क्वायर टेस्ट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। ठीक है, इसको ग्रीक लेटर एक्स स्क्वायर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट को। ठीक है। और इसको हम प्रोनाउंस किस तरह करते हैं? काई स्क्वायर। ठीक है, मतलब के की आवाज आ रही है लेकिन इसको हम चाई स्क्वायर नहीं पढ़ते या चीज स्क्वायर नहीं पढ़ते, काई स्क्वायर पढ़ते हैं। तो इसको प्रोनाउंस हम इस तरह से करते हैं। तो ये थी इसकी डिफाइन, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट यही था कि हम हमारे पास सबसे पहले की इम्पोर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि फर्स्ट फार्मूलेट किसने किया था इसको, और डिवेलप किसने किया था काई स्क्वायर टेस्ट को। उसके बाद जो था हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट बात थी इसकी डिफाइन के अंदर, ये हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, जो कि बेस कर रहा होता है हमारी पॉपुलेशन वैल्यूज को। उसके अलावा हम इसको मोस्ट कॉमनली यूज तब करते हैं जब हमें फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, सच एज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जिसका मतलब क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दिए जा रहे हैं इन टू और मोर कैटेगरीज के अंदर। ठीक है। इट कैन बी यूज, अभी कब यूज किया जाता है? इन डाटा। हम इसमें कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं। कैन बी रिड्यूस टू प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस। परसेंटेजेस का और प्रोपोर्शन का हमें जो भी डाटा यूज दिया जाए उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर। फिर इंपॉर्टेंट बात ये देखी थी कि इसको डिनोट हम किस तरह करते हैं। डिनोट हम किस साइन से करते हैं? एक्स के स्क्वायर से, कैपिटल एक्स का स्क्वायर। और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं काई स्क्वायर के नेम से। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि इसको हम किस लेटर से डिनोट करते हैं काई स्क्वायर को। ठीक है ना, मैंने इसलिए यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया था कि एमसीक्यूज के लिए अगर आप देखना चाहें तो ये जो रेड मार्क हुए हैं तो ये हमारे बेसिकली एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ था कि फ्रीक्वेंसी तो आपको दी जाएंगी। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो मतलब हमें काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना है। अब उस फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्सेज के दौरान कितने नंबर हमें दिए जाएंगे या उनकी कितनी कैटेगरीज होंगी, तो आपके पास ये एमसीक्यूज आ सकता है, जिसका मतलब है टू और मोर कैटेगरीज होती है हमारे पास। ठीक है, वन कैटेगरी नहीं होती इसके अंदर, टू और मोर कैटेगरीज होती है। किसके रिस्पॉन्सेज में? फ्रीक्वेंसीज के रिस्पॉन्सेज में। नेक्स्ट हम देखेंगे काई स्केल डिफाइंड है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, कैपिटल एक्स का स्केयर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई का स्केयर डिवाइडेड बाय ई। अब जो काई स्केयर है वो तो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है। ठीक है, हम जो भी टेस्ट यूज कर रहे हैं अपने काई स्केयर के लिए उसको हम एक्स स्केयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा समेशन हमारे पास क्या होता है? द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, मतलब जो भी हम ले रहे हैं आगे
ऑब्जर्व वैल्यूज ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ले रहे हैं, उनका स्केयर ले रहे हैं, तो लास्ट में उसका हम जब सम लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, द सम ऑफ का साइन है। उसके अलावा जिसमें ओ नजर आ रहा है आपको, ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अभी हमने बात की थी ना कि फ्रीक्वेंसीज की हम बात करते हैं जिसकी वन और मोर कैटेगरीज होती हैं डिफाइन के अंदर, वही बात की जा रही है। ओ से मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, और ई से मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि जिसको आपने ऑब्जर्व किया होता है या जिसकी आप कैलकुलेशन खुद करते हैं, वो आपके पास ऑब्जर्व होती हैं। एक्सपेक्टेड क्या होती है, जो आपने एक्सपेक्ट करनी है, कोई भी हम लेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन करने के बाद अपने दौरान उसके हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब आगे देख लेते हैं, वेयर ओ इज द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड ई इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम इवेंट। एक ही इवेंट, सेम इवेंट है, लेकिन उसकी हम ऑब्जर्व और उसकी क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं एक ही इवेंट की। मतलब एक ही डाटा आपको दिया गया है, एक ही इवेंट आपको दिया गया है, उसी में से आपने उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी होती है, उसी में से ही आपने उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड करना होता है, ऑफ द सेम यूनिट, या उसको हम ये भी कह सकते हैं और फ्रॉम द सेम सेल। ठीक है, उसके अलावा आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, वैल्यूज ऑफ काई स्क्वायर एट वेरियस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विद वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम आर गिवन इन टेबल 4। अब आपके पास है, आई थिंक गेस नागी की बुक सबके पास है, ये मैंने उसी में से ही पिक लिया है। टेबल 4 वहाँ आपको लास्ट में शो होगा जहाँ से आपने टी टेबल लिया था। तो आई थिंक टेबल 3 का नेम, टी टेबल का नेम टेबल 2 था या 3 था, कुछ इस तरह से था, लेकिन काई स्क्वायर के ऊपर टेबल 4 लिखा होगा, तो वो हमारे पास काई स्क्वायर टेबल के हम यूज करते हैं। सेम वैसे ही हम टेस्टिंग बनाएंगे, अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अपना वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक की बात आएगी तो हम ये वाला लेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी, हम अपनी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को चेक कर लेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को चेक कर लेंगे, उनका सम ले लेंगे, सम लेने के बाद उनका स्केयर ले लेंगे। तो इसी तरह करना है। लास्ट क्रिटिकल वैल्यू देखने के लिए हमें चाहिए होगा इसका टेबल। टेबल हमें हमें क्या जरूरत है, उन्हीं चीजों की जरूरत है जो हम पहले यूज कर रहे थे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसकी जरूरत होगी, या हम उसके लिए अलावा हमें जरूरत होगी विद वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत होगी। लेकिन जो काइस की होता है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता है उसका फॉर्मूला। ठीक है ना, तो उसको हम आगे जरा भी रीड आउट करते हैं, लेकिन इसे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, टेबल सेम उसी तरह हम देखेंगे जैसे पहले हम देखते आए हैं अपना टी टेबल या जी टेबल, वैसे ही देखते आएंगे। यहाँ पर हमें सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए गए हैं, यहाँ आपके पास क्या आ जाएंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंसेस। ठीक है, तो यहाँ से हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देख लेंगे, यहाँ से हम अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के बारे में, अभी हमने पढ़ा है पीछे फार्मूला के अंदर, ऐसे ही था ना, अभी हमने यहाँ पढ़ा था कि ओ से हमारा मतलब होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, और ई से हमारा मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब वो क्या है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन मैनी केसेस इट इज सीन दैट द रिजल्ट्स ऑब्टेन इन सैंपल डू नॉट एग्री एग्जैक्टली विथ थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इट इज सीन, देखा जाता है, डेट द रिजल्ट जो हम लेते हैं किसी भी सैंपल का ऑब्टेन, जो डू नॉट एग्री, वो लेकिन एग्री नहीं हो रहा होता एग्जैक्टली उसके थ्योरेटिकल जो रिजल्ट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो हम उसके क्या ले लेते हैं, एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू आवर प्रोबेबिलिटी, हम अपनी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी देख लेते हैं। ऑब्जर्व का मतलब ये जो आपने खुद फाइंड किया, आपने ऑब्टेन कर लिया सैंपल से, आपके पास ऑब्जर्व रिजल्ट थे, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो डू नॉट एग्री, मतलब हम उसको समझ नहीं पा रहे होते एग्जैक्टली उसके बराबर नहीं आ रहा होता रिजल्ट्स के बराबर, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू पावर प्रोबेबिलिटी, अपनी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके एक्सपेक्टेड फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लॉस अ फेयर कॉइन्स 50 टाइम्स, अगर हमने एक कॉइन को 50 टाइम टॉस किया है, ठीक है, तो उसके दो ही चांसेस हैं, या तो वो क्या आएगा, हेड आएगा, या वो टेल आएगा। Theoretically, we may expect 25 heads and 25 tails. अब उसको 50 टाइम टॉस किया गया है, तो मतलब क्या है कि उसका चांसेस यही है कि 25 टाइम्स क्या आएगा, टेल, या 25 टाइम्स क्या आएगा, हेड आएगा। ठीक है, लेट कर लिया, बट इट इज रेयर टू ऑब्टेन दीज रिजल्ट इन प्रैक्टिस। लेकिन ये तमाम रिजल्ट जो है वो प्रैक्टिस की बुनियाद पर है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, जब तक आप कॉइन टॉस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये तो उसने एक लेट की एग्जाम्पल अपने माइंड में एक्सपेक्टेड सोच लिया है कि कॉइन को टॉस किया तो 25, तो पूरी उम्मीद है कि 25 टाइम जो है वो टेल आएगा, 25 टाइम्स हेड आएगा। लेकिन ये रेयर, मतलब हकीकत में ये तब होता है जब उसकी हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और अपने रिजल्ट ड्रॉ करते हैं।
एन एंड आर एक्सपेक्टेड इन टू अकर विद फ्रीक्वेंसीज। अब एक्सपेक्टेड को कहते हैं हम ना, सॉरी, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि E1 E2 EN, मतलब ई के जितने भी आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपको जितनी भी दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या करते हैं, O1 O2 आर कॉल्ड ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जो ओ हमें शो हो रहा है ना, O1 O2, ये हमारे पास क्या होती है, बेसिकली ऑब्जर्व्ड होती हैं फॉर एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू की हैं, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज। एंड E1 E2 EN आर का एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, वही बात दोबारा की गई है कि E1 E2 EN को हम स्मॉल एक्सपेक्टेड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और O1 O2 को हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, कि अब ऑब्जर्व्ड कब आएंगी और हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कब आएंगे। अब यहाँ पे एक टेबल शो हो रहा होगा आपको, ठीक है। टेबल में क्या आपको दिखाया जा रहा है कि इवेंट हमें कोई भी दिया गया, फॉर एग्जांपल हम किसी भी इवेंट का डाटा ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी हम ले रहे एग्जांपल हमने लिया है कॉइन के हेड और टेल की होने की, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी इवेंट लिया गया है, हमने लेट उसको रिप्रेजेंट कर लिया A1 A2 A3 और F2 सोन AN। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, कोई भी इवेंट जो हमने लिया गया उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब उस इवेंट की ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, उसको हम O1 O2 O3 से अप टू सोन ON से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, उसको हम E1 E2 E3 और टू सो ऑन EN से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये टेबल जो है ना, शो दिखाने का मकसद यही है, इसी को हम कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहते हैं। ठीक है, द वे क्लासिफिकेशन टेबल, जिस तरह से ये टू वे क्लासिफिकेशन टेबल है ना, इसके अंदर सिर्फ दो ही लिए गए हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके अंदर हम दो ही ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, द टू वे क्लासिफिकेशन टेबल और H मल्टीप्लाई बाय K टेबल इन विच ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ऑक्युपाई। H जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी रोज को, विच मीन्स हमारी ये वाली रोज है ना, ये वाली, तो ये हमारी क्या है, रोज, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड K हमारा होता है कॉलम्स के लिए, जैसे 1 2 3 4 हमें कॉलम्स दिए गए हैं, जितने भी कॉलम दिए जाएं, तो K हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉलम्स के लिए करते हैं, H हम करते हैं रोज के लिए। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन अकाउंटेंसी टेबल इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। आप ऑब्जर्व तो हमें खुद तो करनी पड़ती है ना, वो हमें दी जाती है। आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए हमें फार्मूला आना चाहिए कि वो हमने किस तरह फाइंड करना है। कॉन्टिन्यूसी टेबल आपको कोई भी दिया जाए तो आप उसकी कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, फार्मूले के थ्रू, वो हम करेंगे इस तरह। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक है, तो रो टोटल का मतलब क्या है कि आपको रो, ये वाली, ये तो हमारे पास दो रोज है ना, इनका आप सबका सम ले लेंगी। तो ये जो रोज का सम है वो आप इसको टोटल यहाँ लिख देंगी, उसके बाद आएगा क्लास, सॉरी, कॉलम टोटल। ठीक है, विच मीन्स आपके पास जितने भी कॉलम्स हैं आप उन सबका सम ले लेंगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम टोटल। लास्ट लास्ट में हमारे पास है ग्रैंड टोटल, मतलब आप कॉलम और रोज का दोनों का सम लेंगी। सम लेने के बाद उसको आप क्या लिख देंगी, कि उसको हम कहते हैं ग्रैंड टोटल। ठीक है, रोज और कॉलम्स के सम को ऐड किया है। यहाँ तक क्लियर है। जी मैम। ये हमारे पास था काइस्के और कॉन्टिजेंसी टेबल, इसके बारे में समझ आ जाएगा, हो गया होगा, मुझे उम्मीद है पूरी। तो हमने काइस्के की डिफाइन किसी तरीके से करना है, कॉन्टिजेंसी टेबल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं। जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसकी डिग्री फ्रीडम मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी स्टेप सेम है, क्योंकि ये टेस्ट है बेसिकली, इसलिए इसको हम डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं। हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं अगर हमें कहा जाए, या हम ऐसे भी इसको वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, अगर कहा जाएगा तो फिर हम इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर भी यूज कर लेते हैं। स्टेप्स वही सेम रहेंगे कि आपने पहले अपना नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लेना है, फिर आपको वही लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा, फिर आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक या कैलकुलेशन करनी होगी, वो भी आपको फार्मूला मैं अभी बता चुकी हूँ उसका, वो आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा, इसके अलावा पॉलिटिकल रीजन फाइंड करना, वो तो मैं आपको टेबल बता चुकी हूँ ना, मैं आपको टेबल वही सेम काम है। आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में थोड़ा सा फर्क आएगा उसके फार्मूलाज वगैरह में, जैसे पहले हम करते थे सिंपल N-1। ठीक है, उसके अलावा अगर हम टू सैंपल्स के लिए कर रहे होते थे, फिर हम करते थे N+N1+N2-2। अब यहाँ पे बात की जा रही है रोज और कॉलम्स की। ठीक है, बेसिकली हम कॉन्टिजेंसी टेबल्स के हम यूज कर रहे हैं ना, प्राइस केयर के, तो उसके लिए अब हम यूज कर रहे थे रोज और कॉलम्स का, इसीलिए हम इसमें फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी।
फॉर अ काई स्क्वायर टेस्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टिपिकली कैलकुलेटेड एज, हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ रोज। आप सबसे पहले नंबर ऑफ रोज ले लेंगे कि वो कितनी है। जैसे हमने लास्ट अभी टेबल किया था उसमें हमारे पास 2 आ रही थी, तो हम क्या करेंगे 2 - 1। ठीक है, -1 साथ आएगा क्योंकि वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ रोज -1। टोटल नंबर ऑफ रोज 2 थी, तो उसको हम क्या कर देंगे -1 के साथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी आपको दिए जाएं, ठीक है, वो हो सकता है आपको 4 दिए जाए, 5 दिए जाए, तो आपने उसमें भी क्या करना है -1 कर लेना है। -1 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपके पास नंबर ऑफ रोज को आपके पास आ गई, जिसको -1 के साथ कर लिया, यहाँ पे क्या आ गया 1। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ नंबर ऑफ कॉलम मुझे 4 दिए गए थे, तो 4 - 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3। अब ये रिजल्ट मेरे पास 3 आ चुका है, इसका 1 आ चुका है, अब मेरे पास रिजल्ट आ चुका है। अब लास्ट में मैं क्या कर दूंगी उसको मल्टीप्लाई, 3 × 1 तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ चुका है 3। इस तरह आपने करना है। आपको टेबल दिया जाएगा कॉन्टिजेंसी टेबल, या आपको कॉलम्स दिए जाएंगे, ठीक है, टेबल के थ्रू में। तो आपने उसी में से चेक करते हुए आपने अपनी रोज को और कॉलम को चेक कर लेना है। उसके बाद उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज कर देना है। फॉर्मूला इसका मैं आपको भी बता चुकी हूँ। उसके बाद हम इसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं। द डिग्री ऑफ फ्रीडम अफेक्ट्स द शेप ऑफ द काइस के डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली ऐसे ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, वो क्या करता है हमारा अफेक्ट करता है हमारे शेप ऑफ काइस के डिस्ट्रीब्यूशन को। हम काइस के डिस्ट्रीब्यूशन की जितने भी शेप बना रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जैसे अब 3 आ रहा था तो वो काफी इफेक्ट करता है। विच इज टर्न इफेक्ट द इंटर्नशिप इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, जो कि हमारे टेस्ट रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, जाहिर बात है, जब काइस के को ही वो अफेक्ट कर रहा है उसकी शेप को, तो उसके रिजल्ट जो हम इंटरप्रेट करेंगे उसमें भी उसका इफेक्ट काफी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉमन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक चीज है ना कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बार बार तो फाइंड नहीं करेंगे ना। कॉमन डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरह फाइंड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें 2 × 2 कॉन्टिनेंसी टेबल दिया गया है, विच मीन हमें 2 रो तो 2 कॉलम दिए गए हैं, तो अच्छी तरह से हम उसकी वैल्यू बस याद ही कर लें। ठीक है, क्योंकि कॉमन जो वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो यही किया जाता है, 2 × 2 का यूज किया जाता है, उससे ज्यादा आपको नहीं दिए जाते हैं। 4 × 2 × 2 कॉन्टिनेंसी टेबल जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है 1 - 4 लार्जर कॉन्टिनेंसी टेबल। तो लार्जर जब हमें दिया जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज होता है, वही वाला R - 1 C - 1 से मुराद यही है कि रो -1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम -1। वो कह रहे हैं जब भी आपके पास 2 × 2 कॉन्टिनेंसी टेबल आएगा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज क्या होगा 1। किस तरह 1 होगा कि इस कॉन्टिनेंसी टेबल जो है ना वो आपको 2 मल्टीप्लाई उसमें किया जाएगा, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आपको दिए जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या होता है 2 × 2 कॉन्टिनेंसी टेबल। तो जब भी वो कहते हैं आपको ये टेबल दिया जाएगा तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या होगा 1। तो उसको बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि फार्मूला में करना है R - 1 C - 1, फिर उसको माइनस करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो। तो कहते हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगर आपके वो कह रहे हैं कि अगर फॉर अ लार्जर कॉन्टिनेंसी टेबल अगर आपके पास लार्ज भी दे दिया गया है, तो उसका भी फार्मूला आपको आना चाहिए, जो कि है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू R - 1 मल्टीप्लाई बाय C - 1, वेयर R इज द नंबर ऑफ रोज एंड C इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि R जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, और C जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर बेसिकली अगर आप बात करें ना हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, तो उसके अंदर से क्वेश्चन आता है ज्यादातर जी टेस्ट के लिए या टी टेस्ट के लिए, काई स्क्वायर के लिए बहुत कम आता है। काई स्क्वायर मैं आपको इसलिए ये कहूंगी कि आप इसको बस शॉर्ट के हद तक ही तैयार कर लें तो काफी है। ठीक है, शॉर्ट के हद तक इस तरह करें कि आपको इसकी डिफाइन आनी चाहिए, कॉन्टिनेंसी टेबल का पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में। उसके अलावा फिर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका फार्मूला पता होना चाहिए। इसके अलावा काई स्क्वायर का फार्मूला और उसकी प्रॉपर्टीज। तो ये इसमें से तकरीबन 5 शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो आप इसको बस इस लिहाज से ही कीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर वैल्यूज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो कहते हैं काई स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज तब करती हैं जब उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होता है इंक्रीज होता है। तो उस लिहाज से उसकी वैल्यूज भी क्या हो जाती हैं इंक्रीज हो जाती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी ये है। सेकंड है द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। वो कहते हैं बेसिकली काई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो 0 to इन्फिनिटी के बीच में ही लाई करी होती है। ठीक है, काई स्क्वायर कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिवली स्क्यूड। और काई स्क्वायर की वो कहता है अगर कर्व को हम देखें तो हमेशा हमारे पास उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, मतलब माइनस की तरफ वो जाता ही नहीं है। तो बेसिकली हम इसकी शेप तो नहीं बनाते हैं काई स्क्वायर की, बहुत कम बनाते हैं, क्वेश्चन में हमें कहा ही नहीं जाता। लेकिन वो अगर हम इसको खुद एज्यूम करें कि वैल्यूज हमेशा टेस्टिंग के अंदर हमारी जो है वो पॉजिटिव में आ रही होती हैं,
तो हमारे पास वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड ही होती हैं। काई स्क्वायर कर्व, इसलिए हमारी जो कर्व होगी काई स्क्वायर की रिजल्ट जो हमेशा देखें, अभी आपने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जो कि क्या बता रही थी कि द वैल्यूज ऑफ काई स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। यहाँ माइनस का नेम नहीं है, तो वो हमेशा देखिए रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में आएंगे, 0 to इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो इसीलिए उसकी कर्व भी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड। फोर्थ लास्ट वन इज प्रॉपर्टी जो इसकी ये है, द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2v, वेयर v इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वो कहते हैं बेसिकली हम इसका मीन किस तरह फाइंड करते हैं, उन तमाम जो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम दिए जाते हैं उसका मीन फाइंड करते हैं। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2v, वेयर v इज द डिग्री, v को हम किसे यूज करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। वो कहता है हम यूज करते हैं द मीन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसका मीन जो हम किस तरह फाइंड करते हैं, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेते हैं, उसको हम एंड वो करते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसका जो मीन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है। अगर उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो उसका क्या कर लेंगे, जस्ट अंडर रूट 2v। v क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने को बताया था ना कि ये हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक होते हैं, इसके अंदर पॉपुलेशन पैरामीटर्स हमें नहीं दिए जाते हैं। वो कहते हैं अगर हम टेस्टिंग के लिए यूज कर भी रहे हैं तो अगर हमें कहीं इसकी जरूरत पड़ जाती है मीन की या स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो मीन हमेशा हम किसको कंसीडर करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को करेंगे। अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला यहाँ पे बताया हुआ है कि अंडर रूट 2v, अंडर रूट 2v से बराबर ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लेंगे। क्लियर। वेयर इसका जो जी ये मैम जी। प्रॉपर्टीज है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है काई स्क्वायर का। लास्ट है हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी है, इट इज अ मेनली अप्लाइड, कि जहाँ ये मेनली अप्लाइड होते हैं सबसे पहले वो टेस्ट है टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। हम फिटनेस फिट की गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए टेस्ट को यूज करते हैं, ये वाला टेस्ट। सेकंड हमारे पास है टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर हम चाहते हैं कि अपने एट्रीब्यूट्स को, जितने भी हमें फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, अगर उसको हम इंडिपेंडेंस मतलब अलग-अलग शो करें, तो उसके लिए हम ये टेस्ट यूज करते हैं काई स्क्वायर का। लास्ट वन इज टू टेस्ट द homogeneity of the attributes in respects of a particular characteristic, or it may be also to test the population variance। अब वो क्या कह रहे हैं कि टू टेस्ट द homogeneity of the attributes in respect of a particular characteristic। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना कोई भी टेस्ट मैंने यूज किया उसके एट्रीब्यूट्स को चेक करने के लिए। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि अपने डाटा की जो भी मुझे फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं उनकी क्वालिटीज को चेक करने के लिए मैंने कोई टेस्ट अप्लाई किया है, तो उसके रिस्पेक्ट से मैं क्या करूँगी, उसकी पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक है वो पहले फाइंड कर लूंगी, उसके बाद मैं उसके लिए यूज करूंगी पॉपुलेशन वेरिएंस वगैरह भी अगर मैंने फाइंड करना है। जैसे भी हमने लास्ट टाइम बात की है कि अगर हमें मीन फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर करते हैं। उसी तरह वो पॉपुलेशन वेरिएंस की बात की जा रही है कि पॉपुलेशन वेरिएंस किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। तो ये तमाम हमारे पास क्या थी, एप्लीकेशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। बाकी इसका हम आगे देखते हैं, कंडीशंस ऑफ वैलिडिटी ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हमारे काई स्क्वायर का टेस्ट जो है, रिजल्ट्स जो हैं उसके, वो वैलिड आते हैं। ठीक है, उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन, अब ये कब यूज किया जाता है, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, कि जब हमारा सैंपल साइज जो है वो, ठीक है, वो क्या होता है, greater than 50 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी जी टेस्ट के लिए और टी टेस्ट के लिए। ठीक है, जी टेस्ट हम यूज करते थे जब हमारा सैंपल साइज क्या होता था, greater than 30 होता था, और अगर वो हमारा लेस देन 30 होता था उसके लिए हम टी टेस्ट यूज करते थे। अब वो कह रहा है कि जब हमारा सैंपल साइज 50 से लार्ज अगर होगा तभी हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे, 50 से अगर लेस है तो उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज नहीं करेंगे। सेकंड इसकी जो है वैलिडिटी वो है द ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, उसकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन हम यूज कर रहे हैं काइस के टेस्ट के अंदर, वो तमाम हमारी क्या होंगी, इंडिपेंडेंट, वो फुली इंडिपेंडेंट होंगी। थर्ड हमारे पास है द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी आइटम ऑफ सेल शुड नॉट बी लेस देन 5। अब कहते हैं जितनी भी हम फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व तो हमें दी जाती हैं, उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपनी फाइंड करनी होती है। उसका फार्मूला मैंने आपको लास्ट में भी बताया था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, कि टोटल रोज मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉलम डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। तो उसको हम जैसे सोल्व करते हैं तो वो कहते हैं उसका सम जो है वो लेस देन 5 नहीं आना चाहिए, शुड नॉट लेस देन 5 मतलब greater than 5 होना चाहिए। इफ इट इज लेस देन 5, अगर कहते हैं कि वो लेस देन 5 आ जाता है, देन फ्रीक्वेंसी इज टेकिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी
द पूल टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक और 5 और मोर देन 5। ठीक है, तो वो कहते हैं इससे एरर के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसीज के अंदर प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग का मसला आ जाता है, फ्रीक्वेंसी में मतलब ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो रिजल्ट्स में काफी क्या होती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो इस चीज को भी हमें वेरीफाई अच्छी तरीके से करना होता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ रही हैं हमने फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सॉरी, तो वो हमारी लेस देन 5 नहीं होनी चाहिए, वो अबव 5 होनी चाहिए। अगर वो लेस होंगी तो फिर जाहिर बात है सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग का मसला आ जाता है, जिसकी वजह से एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमारा जो काई स्केल का टेस्ट का ये जो है ना, इसका टॉपिक खत्म नहीं हो जाता है। अभी जो लास्ट टाइम मैंने आपको भी पढ़ाया, यहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस पढ़ाई हैं कि इसको हम यूज करते हैं फिटनेस की गुडनेस के लिए, उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये जो टेस्ट मैंने आपको इसके बताए हैं, ये भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं। तो इंशाल्लाह मजीद इसको हम मंडे को डिस्कस करेंगे काई स्केल टेस्ट को, और मुझे होप्स हो कि उसी दिन में शायद ये सारा जो काई स्केल टेस्ट का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। आपको जितना भी आज मैंने पढ़ाया है तो उसको आपने शॉर्ट के हवाले से ही लेना है, जैसे मैंने आपको इसको बताया डिफाइन लेनी है आपने, इसका फार्मूला, कॉन्टिनेंसी टेबल, उसके अलावा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। तो इन चीजों को आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही याद करना है, इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, जी क्लियर मैम है? इंशाल्लाह। जी मैम जी क्लियर है। फातिमा के अलावा आज हमें और भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, तो उनको समझ आ गई लेक्चर की? माशाल्लाह आज 6 लोग हैं इंक्लूडिंग आपके। हाँ जी, ऐसे ही है। आज सोनिया भी मौजूद है आई थिंक। नया बीच में यही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम सोनिया। मैम जी सोनिया भी पहले होती है, सोनिया भी है, तो सैमा भी होती है, मैम साजिदा भी होती हैं। आज ये साहबा ने न्यू ज्वाइन। नहीं, साहिबा भी होती हैं। मेरी मिस हो जाती है मैम क्लास कभी कभी। कोई बात नहीं, फिर लेक्चर आप बस सुन जी लिया करें। सोनिया मैं सुनती हूँ जी। ये कह रही है सोनिया ऑलमोस्ट होती है। हाँ जी। आपकी बेटी ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है।